Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 7 weavers, iron smelter and factory owners. डिस्कस कर रहे थे हम लोग आपके वीवर्स वगैरह के बारे में। मैं बता रहा था कि आपको बुनकर की लाइफ या कारीगरों की लाइफ कैसी होगी, आगे किस प्रकार इफेक्ट डाला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। साथ ही मैंने ये भी आपका बताया कि ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग जरूर है लेकिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फोकस भी करना पड़ेगा इस चैप्टर्स पे, थोड़ा अलग से टॉपिक भी देखना पड़ेगा। तो पिछले टर्म पे मैं डिस्कस करा था एक चैप्टर, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि इंडिया कितना बड़ा लार्ज प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल का, कितना ज़्यादा डिमांड था यूरोप में, और उसी डिमांड होने की वजह से यूरोप के इंडिया के कई सारे कॉटन्स यूरोपीय मार्केट में जा रहे थे। अलग अलग जगहों पे मिलने के कारण कॉटन्स के अलग अलग नाम भी मैंने बताए थे। कुछ बताया था चिंज, बताया था कोशा, बताया मलमल, बनाया मलेन, बताया बंदाना, बताया कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए थे। और मैंने आपको ये बताया कि क्यों ये कॉटन बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे यूरोपियंस मार्केट में। इंपॉर्टेंट होने के कारण जो है वो ये है कि इंडिया के जो कॉटन्स हैं, ये कॉटन्स बड़े ही सॉफ्टली होते थे, बड़े स्ट्रांग होते थे, बड़े अच्छे भी होते थे। इनके बनाए जो क्लॉथ्स वगैरह होते थे वो बहुत अच्छे दिनों तक चलते थे, काफ़ी चमक था इसमें। उस तरह यूरोप के अन्य देशों में वो चीज़ें देखने को नहीं मिले जो जो इंडियंस कॉटन्स में देखने को मिला था। तो पिछले टर्म पे मैं ये कॉटन टेक्सटाइल के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने बताया था कि कॉटन जो वर्ड्स है वो कितनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट किया है इंडिया में, वर्ल्ड हिस्ट्री में कितने सारे वर्ड्स को लाया है ये। आज आगे डिस्कस ले चलते हैं और आपका नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, और द नेक्स्ट हेडिंग इज इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियंस मार्केट। जैसा आपको पता है इंडियन कॉटन्स की डिमांड दिनों दिन बढ़ रही थी, यूरोपियंस के अन्य मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही थी। यहाँ तक कि जो यूरोपियंस मार्केट में जो और कॉटन के मार्केट रहे हो, मतलब चाहे वो ब्रिटेन का हो या फ्रांस का हो, उनके जो मार्केट थे, इंडियंस कॉटन ने उनके मार्केट को भी काफ़ी डोमिनेट किया, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। उनके सामान, उनके कॉटन के बनाए हुए क्लॉथ्स वगैरह नहीं बिकते थे, इंडियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, उनके बनाए बिकते ही नहीं थे यूरोपियंस मार्केट में। तो जो फॉरेनर कॉटन्स के ट्रेडर थे, इन्होंने एक स्ट्राइक कर दिया। उन्होंने कहा भैया या तो आप इंडियंस से जो ये कॉटन्स आते हैं उन पर रोक लगाइए, या हमारे लिए कुछ उचित व्यवस्था करिए, क्योंकि ये इंडियंस से आए हुए कॉटन्स हमारे ट्रेड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। कहा जाता है उनका एक प्रकार का रेवोल्यूशन हो गया। आप सोचिए कितना बड़ा, मतलब इंडियंस जो कॉटन है कितना बड़ा नुकसान पहुंचाए होंगे यूरोपियंस मार्केट में। और इनके बार बार स्ट्राइक करने पे, बार बार रोक लगाने पे ब्रिटेन ने 70-20, ब्रिटेन ही नहीं यूरोप के सारे राष्ट्रों ने 70-20 में चिंज नहीं है, मैंने बताया था CHINTZ, वो चिंज जो कपास का एक पार्ट होता है, उस पर इनको रोक लगानी पड़ी। 1720 में चिंज के इंडियंस से जाने पर उन्होंने रोक लगा दिया। उसी को आप लोग कहते हैं, उसी को कहा जाता है कि ये एक प्रकार का कैल्को एक्ट है। मतलब एक कैल्को एक्ट लाया गया यूरोप के, ब्रिटेन में ही नहीं सारे राष्ट्रों में कैल्को एक्ट लाया, जिसके जरिए इंडिया से जो चिंच कपास या कॉटन जाता था उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो बंधन हुआ या चिंच हुआ, इन दोनों कपासों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के मार्केट में। चिंच पर रोकथाम इन्होंने लगाया। निश्चित तौर पे उससे बहुत फ़ायदा उस मार्केट को तो नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि चिंच का नहीं जाना, अब एक ही कपास कॉटन बचा और वो बचा बंधन। तो कहीं ना कहीं यूरोप के मार्केट में अब उनके मार्केट के कॉटन्स की भी डिमांड होने लगी। साथ ही आपके जब ब्रिटेन ने और यूरोप के अन्य राष्ट्रों ने देखा कि भैया सारे कॉटन्स पे रोक नहीं लगाई जा सकती, कुछ कॉटन्स आज भी आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस का कॉपी करना शुरू कर दिया। मतलब इनके डिजाइन का और इनका जो क्लॉथ्स हैं जैसे बनाते हैं वो सब कॉपी करना शुरू कर दिया, यानी नकल करनी शुरू कर दी। अब क्या करते थे, इंडिया से ये वाइट क्लॉथ्स खरीदते थे, वाइट क्लॉथ्स को ले जाते थे अपने यहाँ, और उसी प्रकार के डिजाइनिंग और छपाई वगैरह करते थे, ऐसे ही उसका मतलब ढालते थे उसको कि वो बिल्कुल इंडियंस कॉटन टेक्सटाइल की तरह लगे, बिल्कुल इंडियन कॉटन्स की तरह, यानी एक प्रकार का नकल करने लगे हैं इंडिया का। ठीक, नकल करने के बावजूद कहा जाता है उनकी डिमांड बढ़ नहीं रही थी, नहीं वो उतना बढ़ पा रहा था। तो अब ब्रिटेन ने या फिर यूरोप के अन्य राष्ट्र क्या करें, तो वो इंडिया के कॉटन्स का कंपटीशन करने के लिए टेक्निकल इनोवेशन शुरू हो गया। अब क्या होगा, यूरोप के जो लोग हैं वो तो उस तरह के डिज़ाइन तैयार नहीं कर पा रहे हैं, नकल कर रहे हैं, इसके बावजूद नहीं कर पा रहे हैं, वो
क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तो ये क्या कर रही है, आप टेक्निकल इनोवेशन करना शुरू कर दिया। यानी जो काम इंडिया में अभी इंसान करते हैं, हमारे यहाँ भैया वो मशीनें करेंगी। और इसी परिपेक्ष में, इसी व्यू में 1764 में स्पिनिंग जेनी का इन्वेंट किया गया। स्पिनिंग जेनी का इन्वेंट किया है केरे द्वारा। स्पिनिंग ऐड किया गया है जेनी का, ये डिस्कवर किया है केरे ने। इससे क्या हुआ, कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। दूसरा, 1786 में स्टीम इंजन ला दिया गया। इसका खोज आर्कराइट द्वारा किया गया। आर्कराइट ने इसे खोजा, स्टीम इंजन को। इन दोनों के आने से कहीं ना कहीं यूरोपियंस जो कॉटन के क्लॉथ्स वगैरह हैं या जो उनके द्वारा बनाए जाते थे, उसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा होने लगी। यानी अब ब्रिटेन जहाँ टेक्निकल यूज़ कर रहा है, हम आज भी वही प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इस वजह से हमारे अब कॉटन्स की मांग यूरोप में कम होने लगी और वहाँ के यूरोपियंस जो कंट्रीज कॉटन्स थे, उनकी डिमांड अब धीरे धीरे मार्केट में बढ़ने लगी है। क्लियर? तो यही डिस्कस किया गया है कि क्या यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन टेक्सटाइल का क्या इफेक्ट था। तो यही सबसे बड़ा इफेक्ट था कि स्टार्टिंग में इंडियंस कॉटन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से यूरोप के जो अन्य कॉटन्स के जो मार्केट रहे हो या दुकानें रही हो या उसे बनाने वाले, उनको काफ़ी नुकसान होना पड़ा। इसलिए उनका मूवमेंट हो गया टेक्निकल इनोवेशन में, और टेक्निकल इनोवेशन में उनका मूवमेंट होने की वजह से नए नए प्रकार की वहाँ मशीनें आई हैं, जिनसे कॉटन्स के क्लॉथ्स वगैरह आके बनाए जाने लगे। क्लियर? नेक्स्ट, आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया जो डिस्कस किया था मैंने आपका कॉटन्स के बारे में। जो डिस्कस किया था मैं आपके वीवर्स के आयरन सेल्टर्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ वीवर्स के बारे में जानते हैं। वीवर्स कौन थे, क्या इनका डिमांड था, कैसे काम करते थे, किस प्रकार इनको नुकसान हुआ, ये डिस्कस करते हैं। वीवर्स में क्या होता है, बुनकर समझते ही होंगे, जो बुनाई वगैरह करते हैं, वस्त्र क्लॉथ्स वगैरह पे क्या बुनाई करते हैं, उन्हीं को कहते हैं वीवर्स। क्लियर? तो डिस्कस करते हैं वीवर्स के बारे में। वीवर्स एक तरह का बुनकर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वीवर्स जैसे बुनाई वाला काम करते हैं लोग, तो ये 1 by 1 यानी वंशानुगत हेरिडिटरी आता है। मतलब मैं बुनाई वाला काम कर रहा हूँ तो मेरा बेटा करेगा, वो गुड़ उसे भी सिखाया जाता है, फिर उसका बेटा करेगा। तो इस तरह जो बुनकर यानी जो वीवर्स का काम था, ये वंशानुगत था, हेरिडिटरी था। क्लियर? दूसरी बात, तमाम प्रकार के बुनकरों की बात की गई है। राजस्थान, आपके बंगाल में बात की गई है ताती वीवर्स की, जुलाह वीवर्स की, कई प्रकार के वीवर्स की बात की गई है। ताती हैं, जुलाह हैं। तो साउथ इंडिया में आपके साले हैं, कहकोलर है, इत्यादि ये सब बातें की गई हैं आपके वीवर्स की। ठीक है, कई प्रकार के एग्जाम्पल याद रखना। बात हो गई ताते की, हो गई जुलाहों की, बात हो गई साले की, बात हो गई या कहकोलर की बात की गई। ये सब एक प्रकार के वीवर्स हैं। आगे ले चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वीविंग का जो काम है, यानी बुनाई उनाई का काम है, इसमें ऐसा नहीं कि केवल वीवर्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो वीवर्स बुन करते केवल वही पार्टिसिपेट करते थे, नहीं। इनके कई सारी स्टेज में कई सारे कारीगर काम करते थे, कई इंसान वीविंग में काम करते थे। हर इनका अलग अलग स्टेप होता था, हर स्टेप में अलग अलग लोग काम करते थे। ठीक, जैसे सबसे पहले इसका काम किया जाता था स्पिनिंग का। सबसे पहले क्या करते थे, स्पिनिंग हमेशा करती थी महिलाएं। क्लियर? उसे केवल और केवल लेडीज करती थी। चरखे का यूज़ करती थी, चरखे से थ्रेड बनाती थी, धागे, और वो स्पिनिंग का काम करती थी। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता था। जो आपके फर्स्ट स्टेप है वीवर्स का। स्पिनिंग के बाद उसका प्रोडक्शन का था, उसको प्रोड्यूस किया जाता था। प्रोड्यूस के बाद उसको क्या करते थे, वीवर करते थे। उसको वीवर यानी बुनाई कौन करता था, तो वो मेल पर्सन्स करते थे। स्टार्टिंग स्पिनिंग कौन करता है, लेडीज। सेकेंड वन मेल्स क्या करते थे, उसका वीविंग करते थे। ये सब, उसके बाद उसको कलराइज किया जाता था, डायर किया जाता था। डायर के द्वारा, इसी डायर को आप रंगरेज कहते हैं। तो उसके बाद क्या क्या कि डाई की जाती, उसको रंगा उंगा जाता था। तो ये अलग इंसान करते थे, हर एक का अपना अपना एक काम था। स्टार्टिंग महिलाओं का काम क्या है भाई, कि कहीं ना कहीं आप स्पिनिंग करिए, यानी थ्रेड बनाइए। सेकंड में जब थ्रेड बन जाता है तो उसे प्रोड्यूस करिए। प्रोड्यूस करने के बाद उसे वीविंग करिए। वीविंग मर्दों द्वारा किया जाता है, यानी मेल्स के द्वारा किया जाता है। वीविंग के बाद उसको कलराइजेशन किया जाता है डायर के द्वारा। डायर यानी जिसे आप रंगरेज कहते हैं, डाइंग की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप उस पर डिज़ाइन करना। डिज़ाइन करना मीन्स मतलब उसमें जो डिज़ाइन वगैरह नहीं करते हैं, क्या वो किनारे पूरा बुनाई उनाई करते हैं, तो वो लास्ट स्टेप होता है। और वो लास्ट स्टेप कोई और करता है, जिसे आप चिपिगार कहते हैं। ये कौन करता था, चिपिगार करता था। तो इस तरह 5 स्टेज हैं किसी भी कॉटन के क्लोथ्स बनाए जाने के। फर्स्ट स्टेज 1 इज़ स्पिनिंग,
सेकेंड वन इज प्रोडक्शन, थर्ड वन वीविंग जो मेल्स करते थे, नेक्स्ट वन कलराइजेशन जो डायर द्वारा किया जाता था, और लास्ट वन चिप्पीगार द्वारा किया गया डिजाइन। तो ये 5 स्टेप हैं। क्लियर। इन पांचों स्टेप से किसी कॉटन का क्लोथ बनाया जाता था अच्छा खासा, और उसे ले जाके मार्केट में सेल करते थे। इतना ज़रूर था, हाथ से बनाए हुए इन कॉटन के क्लोथ्स की काफ़ी डिमांड होती थी यूरोपियंस मार्केट में या इंडियंस मार्केट में, और इनके बनाए जो भी क्लॉथ्स होते थे वो बहुत बड़ी मात्रा में बिक्री होती थी। आपको पता होना चाहिए, बंगाल हुआ, करीमनगर हुआ, या फिर अलीनगर हुआ, इन सब में क्लॉथ्स, मछलीपट्टनम हुआ, क्लॉथ्स बहुत ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइन के बनाए जाते थे, और इनकी डिमांड इतना ज़्यादा कि कई आर्डर्स मिलते थे कि भैया हमें इतने कॉटन के क्लॉथ्स चाहिए, इतने चाहिए, आर्डर्स मिलता था। आपके क्लास में तो नहीं, क्लास 9th में या 10th में दिया गया है, एक आर्डर का पेज बनाया गया है। उस आर्डर में दिया गया है, लगभग इन्होंने डिमांड किया है 2,40,000 यार्ड्स के कॉटन क्लॉथ्स का। ठीक, और एक यार्ड लगभग 20 मीटर लॉन्ग होता था, और 2 मीटर उसका ब्रेथ होता था। इतनी डिमांड की गई है एक मंथ में एक अंग्रेज के द्वारा। ऐसी डिमांड बहुत ज़्यादा की जाती थी कॉटन के क्लोथ्स की। इंडियंस क्योंकि उसे हाथ से बनाते थे, इसलिए बड़े अच्छे डिज़ाइनिंग में उसे बनाते थे, बड़े अच्छे क्लोथ्स का यूज़ करते थे। तो ये आप जान गए इसके बारे में। तो 2 टॉपिक आज आपने जाना। फर्स्ट वन जाना कि इंडियन टेक्सटाइल का यूरोपियंस मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ा, यूरोपियंस मार्केट में उसकी कैसे डिमांड बढ़ी है इस शर्ट का। सेकेंड वन आपने समझा हु आर द वीवर्स, वीवर्स कौन थे और वीवर्स का क्या क्या था, ये डिस्कस किया आपके नेक्स्ट हेडिंग में। नेक्स्ट आपका इससे आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करूंगा, वो डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपके जो चैप्टर है बड़े थोड़े अलग टाइप के हैं, वो कहानियाँ हैं नहीं, तो आपको थोड़ा बोरिंग ज़रूर लग रहा होगा। इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक है उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। छोटा छोटा टॉपिक पढ़िए, उसे अच्छे से समझ लीजिए। जब आप उसे अच्छे से समझ लेंगे तो आगे अगर पढ़ाऊँगा तो पीछे अगर समझे रहेंगे तो उसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपको अगर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वो कॉटन टेक्सटाइल या इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल के बारे में कुछ पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो पीछे वाले टॉपिक तैयार करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे टॉपिक डिस्कस करूँगा। आज 2 हेडिंग पढ़ा है, 2 हेडिंग से रिलेटेड मैं आपके पास एक शॉर्ट नोट भेजूंगा। उस शॉर्ट नोट में व्यूवर्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। आप उसे लिखकर मेरे पास सेंड कीजिए, थोड़ा मैं समझूंगा व्यूवर्स को किस प्रकार समझे हैं, और व्यूवर्स के जो मेथड है वर्किंग का, काम करने का, उनका जो मेथड है, उस मेथड को आपने क्या समझा है, कैसे उसको जाना है, ये आप मुझे बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और व्यूवर्स के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका बात करूंगा फैक्ट्री ओनर्स के बारे में। आपको दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग लाइफ इनकी, चाहे वो आयरन सेल्टर रहे हो, वीवर्स हो, बड़ी अच्छी स्टार्टिंग लाइफ रही है निश्चित तौर पे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का राज इंडिया में होता शुरू हो गया, हर एक फील्ड में, चाहे वो आयरन सेल्टर हो, वीवर्स हो, या फिर कोई मसालों का शॉप हो, या फिर क्लॉथ्स के शॉप हो, हर एक पे जैसे जैसे ब्रिटिशर का राज शुरू हुआ है, वैसे वैसे इन कारीगरों की जो अच्छी खासी कमाई करते थे, बहुत ज़्यादा कमाई करते थे, निश्चित तौर पे बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे इंडिया में। धीरे धीरे इनके ऊपर जब ब्रिटिशर्स का प्रभाव पड़ने लगा, तो इनका केवल इनके गुड्स की वैल्यू नहीं गिरी, बल्कि इनका रेपुटेशन भी काफ़ी गिर गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को हावी करते थे और इन्हें अपने अंडर में रखते थे। बाई चांस अगर ब्रिटिशर्स के कोई साथ भी हो जाता, तो ब्रिटिशर्स उनका अच्छा खासा एडवांटेज लेते, उनके सामानों को खुद बेचते थे। उसका जो एडवांटेज होता था, वो एडवांटेज उन्हें बहुत कम मात्रा में देते, अपनी ज़्यादा लेते थे। उनसे कहते आप इंडियन मार्केट में क्यों इसे सेल कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, मुझे दीजिए, मैं यूरोपियंस मार्केट में इसे ले जाता हूँ, अच्छा खासा वहाँ बेचूंगा, उसके बाद आपको अच्छा खासा, आपको भी प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट होगा। ये कहकर उनके गुड्स को खरीदते थे, ले जाके बेचते थे, और तमाम पॉइंट अपने पास रख देते थे, और कुछ इनके पास से सेल करते थे, मतलब इनके पास लाके उन्हें पैसा देते थे। इस समय ऐसे बहुत निगेटिव पॉइंट क्रिएट किया है ब्रिटिशर्स ने, और इनके बहुत सारे प्रॉफिट्स को खुद अपने जेब में डाला है। क्लियर। तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी लोगों के लाइफ को इफेक्ट डाला, वीवर्स के, फार्मर्स के, पीजेंट के, बहुत सारे लोगों के लाइफ पे इफेक्ट डाला है। क्लियर। तो ये डिस्कस करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे वो पेट्रोलिस्ट हो, चाहे वो वीवर्स हो, आयरन सेल्टर हो, फार्मर्स हो, पीसेंट हो, ज़मींदार हो, या फिर मिडिल वर्ग हो, या चाहे लोअर वर्ग हो, हर एक ग्रुप को प्रभावित किया है ब्रिटिशर्स ने, जैसे उनका यहाँ राज स्टार्ट हुआ है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके नेक्स्ट आगे टॉपिक डिस्कस करूँगा। तब तक आप दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।